का समय, लेकिन ट्रायल कोर्ट नहीं करती है। आज हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टीशन सूट यूपी रेवेन्यू कोड के सेक्शन 116 में फाइल होती है और उसका जो प्रोसीजर है डिसाइड करने का वो 109 में है। अब एक केस हिस्ट्री की बात करते हैं कि जिसको हमारे जरिए से ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल किया गया था और उस केस में अर्जेंसी थी और अर्जेंसी के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन पाने के बावजूद भी डिसाइड नहीं किया। उसके बाद फर्दर रिमाइंडर एप्लीकेशन पड़ी, उस पर भी डिसाइड नहीं किया, तो हमारे क्लाइंट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में तमाम वो परिस्थितिजनक साक्ष्य को लगाते हुए रिट पिटीशन फाइल की। अब रिट पिटीशन की समरी पे आते हैं। रिट पिटीशन 227 में भी जा सकती है और लोग फाइल करते हैं और 226 में जाती है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर आप सिर्फ ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन करने की बात करते हैं तो 227 में जाएगी, यानी मैटर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 227 की ड्राफ्टिंग होगी। और अगर डायरेक्शन के साथ साथ आप कुछ और फर्दर प्रेयर सीख करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको 226 का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंडेमस का स्कोप सिर्फ 226 में है और 227 में सिर्फ डायरेक्शन के पर्पस ही सॉल्व आउट हो पाएंगे। तो बात करते हैं ये अब शुरुआत से कि पहले आपको कोड लिखना होगा। कोड नंबर तो जब फाइलिंग होती है अपने हिसाब से रजिस्ट्री फिक्स करती है। यहाँ पे रिट सी है और ये अगर आप 227 में फाइल करेंगे तो यहाँ पे मैटर अंडर आर्टिकल 226 हो जाएगा और 227 हो जाएगा। मैटर अंडर आर्टिकल 227 हो जाएगा। यहां पे ये फ्रेम अगर आप सिर्फ डायरेक्शन की सीख करते हैं तो, अदरवाइज हम इसको अंडर आर्टिकल 226 फाइल किए हैं। 226 फाइल करने का दोनों का डिफरेंट मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब बात करते हैं कि ये पिटिशनर का नाम है। यहां पे आप अगर चाहें तो सिर्फ शॉर्ट में ही नाम लिख सकते हैं, इतना ही, लेकिन क्योंकि जगह ज्यादा थी तो उसकी ड्राफ्टिंग को ऐड कर दिया गया। और इसके बाद में यहां पे पार्टी का नाम, फादर का नाम, एज और रेजिडेंट को पूरी तरह से हाईलाइट करना होगा। यहां पे अगर चाहें तो पिन कोड भी मेंशन कर सकते हैं ताकि फर्दर कोई कम्युनिकेशन हो तो ऑनरेबल कोर्ट कर सके। ये पिटिशनर है और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, क्योंकि उनके यहाँ पिटिशन फाइल थी 116 की, तो सबसे पहली पार्टी यानी यूपी रेवेन्यू कोड में, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में, तो उनके यहाँ फाइलिंग थी, इसलिए हमने पहली पार्टी उन्हीं को बनाया। अब उसके बाद में इंडेक्स है। इंडेक्स में बहुत साधारण है और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखना होगा, पेज नंबर लिखना होगा। इंडेक्स क्योंकि एक पेज का है, लिस्ट डेट ऑफ इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमो ऑफ द पिटिशन लिखनी होगी एनेक्सर नंबर 1 पे। अब यहाँ पे हम एनेक्सर नंबर 1 पे कॉपी ऑफ सूट लगाए हैं। कॉपी ऑफ सूट लगाने का पहला पर्पज ये है कि ऑनरेबल कोर्ट जैसे मेमो ऑफ पिटिशन के बाद जाए तो सबसे पहले जो मिले वो हमारा सूट मिल जाए, क्योंकि हमें सूट के डिस्पोजल पे कराना है। यानी 116 का जो पार्टीशन सूट है उसी को हमें डिसाइड करने की जब प्रेयर करनी है तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, पहले कॉपी ऑफ सूट को एनेक्सर फर्स्ट करना है, A1 करना है, ताकि जिस चीज को जिस रिलीफ को हम सॉर्ट कर रहे हैं या जिसके बारे में रिलीफ चाहते हैं वो एनेक्सर 1 होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये है
कि ऑर्डर शीट लगाना होगा। अब ऑर्डर शीट बहुत मामलों में ऐसा होता है कि ट्रायल कोर्ट से देते ही नहीं है। जैसे ही आप ऑर्डर शीट ट्रायल कोर्ट में लेने जाएंगे, ट्रायल कोर्ट से जैसे ही आप ऑर्डर शीट मांगेंगे तो वो क्या समझते हैं कि आप हाई कोर्ट जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में वो ऑर्डर शीट देने में आनाकानी करते हैं। जब आनाकानी करते हैं तो यहां पे ऑर्डर शीट एक जो है ई कोर्ट जो होती है, ई कोर्ट सर्विस ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का ही पोर्टल है। यहां से या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साइड से भी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साइट से भी ऑर्डर शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे अलग डिस्कस करेंगे। इसका हमने केस ऑर्डर कैसे निकालना है वो उसका वीडियो हमने अलग बना रखा, उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। अब उसके बाद में हम ओनरशिप की बात आते हैं। ये बहुत छोटी पिटीशन हमने बनाई है, क्योंकि मैटर तो बहुत बड़ा है, कई बिगहे की लैंड है, लेकिन मैटर को मैंने बहुत साधारण कन्फाइन करने की कोशिश की है। सिर्फ इसमें 3 एनेक्सर लगाया। खेतौनी इसलिए लगाई है ताकि हम अपने ओनरशिप को डिक्लेयर कर सकें, यानी जिसके बारे में पिटीशन में सीख कर रहे हैं उसमें हमारा नाम खेतौनी में ऑलरेडी है या होना चाहिए, या कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो आपके ओनरशिप को प्रूफ करे, अदर सेल डीड, विल डीड, एनीवे, उसके पैटर्न कुछ भी हो सकते हैं। एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ पिटीशन, आईडी प्रूफ, वकालतनामा, और इसके बाद जीमेल नोटिस है। जीमेल नोटिस का मैंने फायदा ऑलरेडी बताया कि जीमेल करने में जैसे कई पार्टीज होती हैं, अब आप ईमेल से जब नोटिस करते हैं तो सारी पार्टीज को 1 मिनट में नोटिस हो जाता है। अब जैसे ये मैटर हमारा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, तहसील तुलसीपुर से रिलेटेड है, अब मैंने स्टेट ऑफिस को अगर नोटिस बाय मेल कर दिया है तो उसका फायदा क्या होगा कि एक तो नोटिस तत्काल प्रभाव में स्टेट इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज देगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, तो सेम डे वहां पे वो रिसीव हो जाएगी पूरे एनेक्सर्स के साथ और पूरे मैटर के साथ। और अगर आप ऑफलाइन नोटिस देते हैं तो उसकी प्रॉब्लम यह है कि ऑफलाइन नोटिस देने में 1 दिन यहां से डाक जाती है और उसके बाद 1 दिन वहां पे डाक रिसीव होती है। अब डाक रिसीव होने के बाद वो मैटर पटल पे पहुंचते पहुंचते 3-4 दिन लग जाता है। अब जो 3-4 दिन मैटर लग जाता है और यहां पे आते आते हफ्ता बीत जाता है, और अगर आपने जिस दिन नोटिस दिया अगर उसी दिन पिटीशन फाइल कर दी तो स्टेट का इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं आता है, इंस्ट्रक्शन नहीं आ पाता है। तो अगर नो इंस्ट्रक्शन का केस है तो ऑनरेबल क्या कर देगी, पुट अप फॉर नेक्स्ट डेट, तो मैटर में डेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पुट अप नेक्स्ट डेट। तो इसलिए हम अपने मैटर्स में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही फाइल करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं जो सुविधाजनक हो। और जब इलेक्ट्रॉनिक फाइल करते हैं, ई नोटिस देते हैं, तो बहुत सारा मैटर हमारे पास रहता है। अगर एनीवे क्लाइंट को कभी भी किसी समय जरूरत हो तो हम उसको पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, और पीडीएफ रहता है तो वो हमारे लिए भी आसानी रहती है कि हम अथॉरिटीज को भी जब रिप्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं तो ऑनलाइन भेज सकते हैं, ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। एनीवे कभी भी आपके फिंगर पे ये मैटर रहेगा। तो इसलिए ऑनलाइन फाइल करने का और ऑनलाइन नोटिस देने का अपना अलग ही मजा है। आप अपने हिसाब से देखें आप कैसे कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा पेज है जहां पे हमने रिट के बारे में लिखा, रिट सी नंबर इतना है, और उसके बाद में ये पार्टी नेम है, पार्टी नेम ऊपर हमने डिस्कस कर ही दिया है, और ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, जो चीज है वो डेट ऑफ इवेंट है। हम हर केस में कहते हैं कि डेट ऑफ इवेंट आपका 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए डेट ऑफ इवेंट इतनी बड़ी पिटीशन में हमने 1 पेज में कर रखा है।
एक पेज में करने से क्या हुआ कि ऑनरेबल कोर्ट आपका इंडेक्स देखती है, यानी ये पेज इंडेक्स पे आ गई तो ऑनरेबल कोर्ट पहले पार्टी नेम और ये दोनों चीजें देख लेती है ज्यादातर। और एनेक्सर क्या है, अगर एनेक्सर बहुत लेंथी लगा हो, अगर इस पिटीशन में हम तमाम रजिस्ट्री लगाते तो ये 400-500 पेज की होती और तमाम लोगों को, अगर अपोजिट पार्टीज की जितनी रजिस्ट्री है उन लोगों को अगर लगाते कि 2-2 4-4 बिस्वा जमीन बिकी हुई है तो ये 1000 पेज की पिटीशन हो जाती। फिर इनकी रजिस्ट्री उनकी रजिस्ट्री में मोटी पिटीशन में ज्यादातर जो है डेट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सूट की कॉपी लगा दी, ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर शीट की कॉपी लगा दी और उसके बाद में खैतौनी लगा दिया। खैतौनी में तमाम लोगों के नाम रहते हैं और अगर शॉर्टकट है तो एनेक्सर भी आप फाइल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए डेट ऑफ इवेंट जो होना चाहिए वो बहुत समराइज होना चाहिए और बहुत छोटी होनी चाहिए। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के सिनॉप्सिस को 150 पेज में फाइल करने पे जुर्माना भी लगाया है। वो केस मीडिया में बहुत सर्कुलेट भी हुआ। अब हमने लिखा कि ये कि परजेंट पिटीशन इज बीइंग फाइल्ड फॉर डायरेक्शन टू द अपोजिट पार्टी नंबर 1 फॉर डिसाइडिंग द पार्टीशन सूट नंबर सच एंड सच अंडर सेक्शन 116 यूपी रेवेन्यू कोड फाइल्ड ऑन 3/8/2022 को। यानी जो इनिशियल पार्टीशन सूट फाइल हुई है वो फाइलिंग डेट है, ये फाइलिंग डेट जो इसकी है वो 3/8/2022 है। अब 3/8/2022 से केस ऐसे पेंडिंग चल रहा था, डेट पे डेट। अभी मैं ऑर्डर शीट भी दिखा रहा हूं। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड पीरियड एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर। अब क्या लिखा मैंने कि देखिए, दैट द पिटिशनर हैज फाइल्ड द डिवीजन सूट अंडर इतना, रेवेन्यू कोड इतना, डेटेड इतना, इसी को डिफाइन कर दिया। उसके बाद में यहां पे कि सूट जो पिटिशनर ने फाइल किया है वो उसमें मोर देन 10 टाइम डेट लग चुकी है और 10 डेट में ना तो कोई ऑर्डर हुआ और ना ही कोई प्रिलिमिनरी डिग्री हुई। जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट है वो फैमिली मेंबर्स हैं और हेंस दिस पिटिशन है। अब आइए, यहां से मेमो ऑफ द पिटिशन है। मेमो ऑफ द पिटिशन में यहां पे नाम है और चूंकि स्टैंप 10 रुपए का मिल रहा है, पहले 20 रुपए का मिलता था तो यहां पे जगह कम छोड़नी पड़ती थी। अब क्योंकि 10-10 का मिल रहा है इसलिए घुमा फिरा करके जगह यहां छोड़नी पड़ती है। अब यहाँ पे ये मेमो ऑफ पिटिशन है, ये लोकस पिटिशनर है और ये पूरा उनका डिटेल है। पहली पार्टी जो हमने बना, अच्छा ई नोटिस करने का जो मैं फायदा बताया था वो यही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को नोटिस करना है और स्टेट की जो पार्टी होती है एक की 2 कॉपी लेती है, एक पार्टी की 2 कॉपी, तो इस हिसाब से कई कॉपीज हो जाती हैं देने के लिए। और 9 ऐसे है, अगर एक एक देंगे तो भी 9 सेट देना होगा और एक सेट कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट को और उसके पीछे एक कॉपी और बांधनी पड़ती है और एक अपनी कॉपी अगर देखें तो 12-13 सेट ऐसे हो गए। तो अगर आप ऑफलाइन नोटिस देते हैं तो तमाम पैसे तो फोटोकॉपी के लग जाते हैं और उसका कोई खास पर्पज नहीं होता है, इसलिए ई फाइलिंग का अपना ही मजा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को पार्टी बनाया, मेन गिरवांश तो बेसिकली इन्हीं से है। अब लोगों का यह मानना है कि सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पार्टी बनाने का क्या पर्पज है, तो इसका पर्पज सिर्फ एक है कि ये सुपरवाइजरी अफसर हैं, सुपरवाइजरी अफसर, यानी इनका काम है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज करें। और इनके ही डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, यूपी रेवेन्यू कोड जो है वो उसका जो सेक्शंस हैं 116 और रूल इसका 109, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। क्यों? अगर नहीं किया जा रहा है तो आप कंप्लेन कहां करेंगे? अल्टीमेटली पहली बार तो आप आदमी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है।
और इस मामले में हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी लेटर लिख रखा था, इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी पार्टी बनाया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पार्टी बनाया गया। ऐसे ही यहां पे चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया है, क्योंकि मैटर अर्जेंट था, इसलिए चीफ सेक्रेटरी को भी पार्टी बनाया गया। लैंड मैनेजमेंट कमेटी को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। और लैंड मैनेजमेंट पार्टी नेसेसरी है, ये यूपी रेवेन्यू कोर्ट में लिखा है कि जहां का मैटर होगा लैंड रेवेन्यू को आपको पार्टी बनाना ही पड़ेगा, वो मैंडेट कर रहा है। अगर उसे नहीं बनाते हैं तो ये पिटिशन आपकी क्या हो जाएगी, डिफेक्टिव हो जाएगी। तो ये मैंडेटरी पार्टी है, मैंडेटरी पार्टी, इसको आपको बनाना ही बनाना है। और जिनके खिलाफ हम रेमेडी सीख कर रहे हैं ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट है, ये प्राइवेट रेस्पोंडेंट है, तो इनके लिए भी आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। यानी जिसके खिलाफ आप रिलीफ सीख कर रहे हैं उनको अगर आप पार्टी नहीं बनाएंगे तो मिसजॉइंडर ऑफ द पार्टी होगी और उसके बिना पे पिटीशन का रिजेक्शन भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर पार्टी बनाना जरूरी है। अब देखिए यहां पे हमने जो पिटीशन इंडिकेट किया है वो 226 में किया है, जबकि आर्टिकल 227 में इस तरह की पिटीशन नॉर्मली फाइल होती हैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए। लेकिन मैंने 226 में क्यों फाइल किया है, मैंने इसमें सिर्फ डिसाइड करने के साथ साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी रेमेडी सीख की है, मैंने चेयरमैन से भी और चीफ सेक्रेटरी से भी। लैंड मैनेजमेंट तो खैर फॉर्मल और नेसेसरी पार्टी होती है किसी गांव सभा के मैटर्स में, तो इसलिए हमने ये पिटीशन फाइल किया है 226 में। जबकि अगर हमें सिर्फ डायरेक्शन ही लेना होता तो हम कहां किस में फाइल करते, 227 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन हमें चूंकि एडिशनल रिलीफ मैंने सीख की है, एडिशनल रिलीफ जो 227 में पॉसिबल नहीं है, 227 में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने ये पिटीशन जो फाइल की है 226 में फाइल की है। जो पहला पैराग्राफ है ये कॉमन है, ऑनरेबल कोर्ट के रिस्पेक्ट में है, और दूसरा ये भी कॉमन है। पहला पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये इस पैराग्राफ आप यहां से शुरुआत में देखिए एक पैराग्राफ और आ गया है, सीबीआई और ईडी का और एमपी एमएलए का एक पैराग्राफ अलग से भी इसमें मेंशन करना होगा कि दिस मैटर इज नॉट रिलेटेड टू एमपी एमएलए सीबीआई एंड एनआरएचएम स्कीम, एनआरएचएम स्कैम। तो ये एक पैराग्राफ ये मैंडेटरी है, ये मैंडेट करता है। उसके बाद में ये पैराग्राफ है कि ये पिटीशन फाइल हुई और पहली पिटीशन है ना, तो और इसके अलावा ना तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ना ही इस कोर्ट में पेंडिंग है, दिस ऑनरेबल कोर्ट नाइदर एट इलाहाबाद। उसके बाद में ये कैविएट का पैराग्राफ लिखना अनिवार्य है कि कोई कैविएट इस मामले में पिटिशनर को किसी भी रूप में प्राप्त नहीं हुई है और ना ही मिली है। अब ये पैराग्राफ में लिखा है कि जो ओपनिंग पैराग्राफ है उसमें यह है कि पिटिशनर ने यह पिटिशन क्यों फाइल की है। तो प्रेजेंट पिटिशन इज बीइंग फाइल टू द अपोजिट पार्टी टू डिसाइडिंग द डिवीजन ऑब्लिक पार्टीशन सूट नंबर, यह कंप्यूटराइज नंबर होता है। इस कंप्यूटराइज नंबर से जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो इसका वीडियो हमने ऑनलाइन सर्च करने का बनाया है, आप इसको देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च का, कि यूपी रेवेन्यू कोर्ट के केस जो है ऑनलाइन कैसे सर्च करें ये आप देख सकते हैं। तो 2006 में फाइल हुई
और ये पार्टी का नेम है और पेंडिंग बिफोर द अपोजिट पार्टी नंबर 1 है। क्या करें ऑनरेबल कोर्ट से विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड पीरियड एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर। यानी हमने जो प्रेयर की है कि हमारी जो पार्टीशन सूट है और अपोजिट पार्टी नंबर 1 के यहाँ जो पेंडिंग है उसका डिस्पोजल जो है टाइम फ्रेम पीरियड में हो जाए। और क्या किया, फर्दर बी प्लीज टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट अपोजिट पार्टी नंबर 1। इसीलिए हमने 226 में ये पिटिशन फाइल की थी। ये जो मेरा फर्दर प्रेयर है, ये स्टर्न एक्शन फॉर वायलेशन ऑफ रूल 10910 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड रूल 2016, इसकी वजह से हमने पिटिशन को 226 में फाइल किया, क्योंकि 227 में किसी भी स्टर्न एक्शन और उसकी डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है। एंड द ऑनरेबल कोर्ट में काइंडली बी फर्दर प्लीज टू डायरेक्ट द अपोजिट पार्टी नंबर 2, 3 and 4 फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप अगेंस्ट अपोजिट पार्टी नंबर 1 इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब देखिए रूल 109 क्या कहता है, हमने हेडर फुटर में भी दे दिया है, क्योंकि फैक्ट के मैटर में ज्यादातर क्लाइंट को लॉ की जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि मैटर को कहां पे दे दे, हेडर एंड फुटर में। तो आप भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने ये निशान लगा रखा था, सॉरी, यहां पे मैंने निशान लगाया ये, और इससे इंडिकेट हो जाता है, यहां से ये इंडिकेशन है। अब क्या है, यहां पे मैंने लिखा कि यूपी रेवेन्यू कोड 2000 कोड रूल 2016 रूल 109 10। अब इसको पूरा कोट किया, सब डिविजनल ऑफिसर्स एट मेक एंड एंडिवर टू डिसाइड द सूट विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। इफ द सूट इज नॉट डिसाइडेड विद इन सच पीरियड द रीजन शैल बी रिकॉर्डेड। यानी अब आपको यह देखना है कि हमारा सूट जो है वो फाइल हुआ है, डेट इसका देखिए, सूट जो फाइलिंग है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिए। सूट फाइलिंग डेट है 3/8/22 और एक्ट क्या कहता है कि सूट ये टू डिसाइड द सूट विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। यानी जो टाइम लिमिट है डिसाइड करने का वो कितना है, वो पीरियड है 6 month का। अब देखिए 3/8/2022 से अभी तक क्या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जोड़ने में इस एक्ट के तहत 6 month नहीं हुआ है, इसलिए अथॉरिटीज जो थी ये 2, 3, 4 यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके बाद सीएस चीफ सेक्रेटरी, इन लोगों को भी पार्टी बनाया गया, इनको भी नोटिस सर्व की गई। ये लोग भी एसडीएम वगैरह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि एक्ट में प्रोवाइडेड है अगर एक्ट और रूल को कोई फॉलो ना करे तो उसके खिलाफ एक्शन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये पैराग्राफ तो यहां पे मेंशन कर दिया कि ये प्रॉब्लम हुई 3/8/2022 से डिसाइड नहीं हुई, जबकि यूपी रेवेन्यू कोड रूल 2016 का रूल 109 का सब रूल 10 ये कहता है कि 6 महीने के अंदर डिसाइड होना मैंडेट करता है, और अगर वो डिसाइड नहीं होगा तो क्या करना होगा कि अलग से रीजन रिकॉर्ड कर करके बताना पड़ेगा। अलग से रीजन रिकॉर्ड करने के बजाय हाईकोर्ट के आदेश तक को नहीं मानते। रीजन रिकॉर्ड क्या करना है, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर तक का रेस्पेक्ट नहीं करते और हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी महीनों गुजार देते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करनी पड़ती है।
कंटेम्प्ट की पिटिशन। तो एक्चुअली कंटेम्प्ट पे कभी और डिस्कस करेंगे। अब ये जो पैराग्राफ है हमने ये लिख दिया था, एक उसको ऊपर तो डिस्कस कर दिया था कि सूट फाइल हुई थी 3/8 को, अपोजिट पार्टी नंबर इतना के यहाँ पे, और उसके बाद में डेट ऑफ फाइलिंग का जिक्र इस पे किया, एज एविडेंट फ्रॉम रिमार्क ऑर्डर, यानी ये प्रूफ बताना पड़ता है कि डेट ऑफ फाइलिंग क्या है और उसका एविडेंस क्या है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जिक्र कर रखा है कि जो सूट फाइल हुई थी उसी पे रिमार्क है, अभी हम उसको साइट करके दिखाते हैं कि रिमार्क ऑर्डर क्या होता है, कैसे वो रिमार्क कर देते हैं। ऐसे रिमार्क यानी उसमें लिख देते हैं कि दर्ज रजिस्टर हो, दर्ज रजिस्टर, और रिपोर्ट जो है रिपोर्ट कॉल किया जाए, इसी को रिमार्क ऑर्डर कहते हैं। वो अभी नीचे दिखा रहे हैं। अब देखिए आगे, that the case listed before the opposite party number 1, अपोजिट पार्टी नंबर 1 जो है यहाँ पे एसडीएम ही समझिएगा, एसडीएम की सूट ज्यादातर जो है इसकी कहाँ जाती है, वो एसडीएम के यहाँ जाती है। कभी कभी अथराइजेशन होता है तो दूसरों के पास भी चली जाती है। देखिए ये डेट लगी, जनरल डेट हो गई, 5/9/2022 को डेट लगी तो ये क्या हो गई, जनरल डेट हो गई। उसके बाद फिर 10/10 को हुई, 10/10 को क्या हुआ, जनरल डेट लग गई, फिर इसकी डेट गई 24/10/2022 को। यहाँ पे हमारे क्लर्क जी ने 22 लिखना छोड़ दिया है। कभी कभी ऐसी भी चीजें रिपीट करने पे दिखती हैं। बदर जी देखिएगा इसको, ऐसे जब ड्राफ्ट करेंगे तो ऐसे छूट जाएगी। उसके बाद में ये 24/10/2022 को लगी, फिर जनरल डेट इसमें हो गई। यानी जनरल डेट का मतलब यह है, अभी ऑर्डर शीट दिखाते हैं, ऑर्डर शीट भी देखना जो है नए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब ये 12/12/2022 को डेट लगी, फिर ये क्या कहते हैं कि जनरल डेट हो गई 16/1/23 की, और 16/1/2023 से टिल डेट नो फाइल कम इन द कोर्ट फॉर हियरिंग। बैकड्रा देखिए कि अगर आदमी ने कंप्लेन कर दिया है, किसको, डीएम को और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और उसके बाद में सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को, तो इनकी हिम्मत देखिए जो वहां के बाबू और क्लर्क होते हैं कि 16/1/2023 से टिल डेट नो फाइल कम इन कोर्ट फॉर हियरिंग। कैसे लोगों को न्याय मिलेगा और क्या क्या रेवेन्यू कोर्ट की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग कोर्ट में आने के बजाय तत्काल रेमेडी सीख करने के लिए वो पॉलिटिकल पर्सन के पास चले जाते हैं, पॉलिटिकल पर्सन के पास। वो एसडीएम वगैरह पे उनका होल्ड होता है और रेवेन्यू अधिकारी पे उनका प्रेशर होता है, कह सुन करके ऑर्डर हो जाता है। अब यह लिखे कि दैट इन द सूट फाइल बाय द पिटिशनर लिस्टेड बिफोर द अपोजिट पार्टी नंबर 1 मोर देन 10 टाइम, कॉपी ऑफ ऑर्डर शीट हमने एनेक्सर 2 लगा दिया है, वो अभी हम दिखाते हैं। अब देखिए कि दैट इन द सूट ओनली जनरल डेट हैज बीन गिवन बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 1। कभी भी उसमें कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। 22 तारीख को फाइल किया था, 22/8 को, 22/8/22 को, और जिस दिन ये पिटीशन फाइल हुई है उस दिन तक कोई भी ऑर्डर इसमें नहीं हुआ था। और अभी भी ऐसे ही घुमा फिरा करके क्लाइंट को घुमा रहे हैं कि क्यों हाई कोर्ट चले गए थे, क्या जरूरत थी, क्या मतलब है, ऐसे अभी चल रहा है। अभी वो आगे बता रहे हैं that the opposite party number 1 and their official are decided the case only in which their officials have illegal money from the parties। ये क्लाइंट का हमारे एलिगेशन है। और रेवेन्यू कोर्ट के बारे में बहुत सारे लर्नड काउंसिल भी इस चीज का डिस्कशन करते हैं, और ट्रायल कोर्ट के जजेस वगैरह भी। अगर लेखपाल की 10 रुपए की रिश्वत में पकड़ हो जाए तो हाई कोर्ट में बेल जल्दी नहीं होती है। तो ये चीजें
वहां पे बैठने वाले ऑनरेबल जजेस भी समझते हैं कि ट्रायल कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट की ट्रायल कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। अब ये अपोजिट पार्टी नंबर 1 एंड देयर ऑफिशियल्स, यानी बहुत बड़ा एलिगेशन है इस पे। तो रेवेन्यू के सुपर अथॉरिटीज, डीएम को और इसके साथ साथ में कमिश्नर को और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू या गवर्नमेंट ऑफ यूपी के हायर अथॉरिटीज को एक्शन लेना चाहिए, जबकि इसमें अपोजिट पार्टी नंबर 3 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है और 4 पे चीफ सेक्रेटरी हैं। आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज हियर, और कलर कर देता हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज हियर, और चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज हियर, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज हियर। अब अगर इतने लोगों तक गई है कंप्लेन और ये पिटीशन की कॉपी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ है इस मामले में, तो ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप कहते रहिए, कोर्ट ऑर्डर करती रहे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, तो ये एक भी ये शायद एक प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इन द केस ऑफ द पिटिशनर इलीगल डिमांड हैज बीन मेड बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 1। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। एंड देयर ऑफिशियल्स, द पिटिशनर हैज डिनाइड, देयर फोर नो एनी ऑर्डर हैज बीन पास इन द केस ऑफ द पिटिशनर। इतने सीरियस एलिगेशन के बाद भी अभी भी केस का डिस्पोजल नहीं है, तो अब कैसे माना जाए कि क्या क्या हो रहा है निचले स्तर पे। अच्छा, और एलिगेशन देखिए क्या कहा कि दैट द पिटिशनर हैज अप्लाइड कॉपी ऑफ सूट एंड ऑर्डर शीट, कॉपी ऑफ सूट हैज बीन प्रोवाइडेड, लेकिन कॉपी ऑफ ऑर्डर शीट हैज नॉट बीन गिवन, यानी ऑर्डर शीट की नकल नहीं दी गई। किसके द्वारा? कंसर्निंग क्लर्क के द्वारा। और फाइल जो है अपोजिट पार्टी नंबर 1 के सामने पुटअप भी नहीं की गई। तो दैट इज वेरी सीरियस मैटर। लर्नड काउंसिल हैज सेवरली रिप्रेजेंटेड टू द requested to the opposite party number 1 and their official, but no need has been paid, therefore urgent writ petition has been filed। इस एलिगेशन के साथ जो है ये पिटिशन फाइल हुई थी। अब ये खसरा नंबर पे ओनरशिप है, वो ओनरशिप के बारे में कि हमारे पिटिशनर का ओनरशिप है, इसलिए ओनरशिप लगा देना जरूरी होता है। खेतौनी इसलिए लगा दी है, इसको आप अलग से देख लीजिएगा खेतौनी के क्या प्रोसेस है और उस पे क्या है। अब यहाँ पे हमारा मतलब एक्ट पे मैटर है कि अपोजिट पार्टी नंबर 1 जो है वो बाउंड है एक्ट और रूल के हिसाब से काम करने के लिए। रूल क्या कहता है? रूल 109 का 10, यानी उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016 ये कहता है, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था लेकिन यहां पे भी रिकॉर्ड किया कि प्रोवाइडेड दैट द डिस्पोजल ऑफ केस फाइल अंडर सेक्शन 116 यूपी रेवेन्यू कोड रूल 2016 6 मंथ, यानी 10, और हमने क्या लिखा कि 6 मंथ कब एक्सपायर कर गया है? अगर 22/8/2022 का केस है तो ये 3/1/2023 को ऑलरेडी जो एक्ट में प्रोवाइडेड टाइम है वो खत्म हो चुका है। ये मैंने पैराग्राफ में मेंशन किया। नो प्रोग्रेस एंड आल्सो नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द अपोजिट पार्टी नंबर 1 फॉर डिसाइडिंग द केस ऑफ द पिटिशनर इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। तो वहां पे भी एक्ट में प्रोवाइड होने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। अब ये कॉमन पैराग्राफ है, इसीलिए अच्छा ये पैराग्राफ इसलिए लिखा जाता है, ये पैराग्राफ इसलिए लिखा जाता है कि ऑनरेबल कोर्ट आपके पिटीशन को क्यों इंटरटेन करे,
किसी भी पिटीशन को एंटरटेन कराने के लिए ये जरूरी है कि आप लिखें कि ये पिटीशन एंटरटेन कराना या एंटरटेन होना क्यों जरूरी है, उसके पीछे ये रीजन असाइन होना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ये इसलिए लिखा गया कि चूंकि इलीगल डिमांड की बात की गई और एक्ट में प्रोवाइडेड है कि कोई भी बंटवारे का मुकदमा 6 महीने से ज्यादा नहीं पेंडिंग रह सकता है, लेकिन इस केस में 22/8/22 को मुकदमा फाइल हुआ और 3/1/2023 को 6 महीना पूरा हो गया और डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए लॉ का और एक्ट का रूल का वायलेशन है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट इंटरफियर करे, यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट इंटरफियर करे इस मैटर में। यह पैराग्राफ इस तरह का लिखना जरूरी है। और ये एक पैराग्राफ है कि एक्शन ऑफ द अपोजिट पार्टी नंबर 1 इज आर्बिट्रेरी, इलीगल एंड इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर एक्ट में कोई प्रोवाइड है और उसका वायलेशन हो रहा है, दिस पैराग्राफ इज फिट फॉर प्लीडिंग। और यह है कि पिटिशनर एग्रीव एंड हैविंग नो एफिकेशियस रेमेडी। अगर अथॉरिटी का एक्ट गलत है तो हमें हाई कोर्ट के अलावा और सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन किया, यानी डीएम को कंप्लेन हुआ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हुआ और सीएस को हुआ, और इन तीनों लोगों ने नहीं किया काम, तो अल्टीमेटली कहां आना हुआ? कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट, क्योंकि निचली किसी कोर्ट को रेवेन्यू कोर्ट के बारे में डायरेक्शन करने का पावर नहीं है। अब ये ग्राउंड है। ग्राउंड में पहला पैराग्राफ तो इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है कि होली आर्बिट्रेरी एंड इलीगल है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट प्रोवाइड किए गए हैं उसके खिलाफ है, यह पैराग्राफ है। दूसरे में कि सूट फाइल हुई और 10 डेट से ज्यादा लग चुकी है और कॉमन डेट फिक्स किया गया और रिस्पोंडेंट मेंबर जो हैं वो फैमिली मेंबर हैं, कहीं ज्यादा दूर नोटिस देने की जरूरत नहीं और सब लोग जो है एक ही आसपास में रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा डेट देने की जरूरत नहीं है। ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, मतलब पार्टीशन नहीं हो रहा है, इसलिए घर में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। कोई कहता है कि मेरा उत्तर है, कोई कहता है कि मेरा दक्षिण है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कोई कहता है मेरा यहां है, कोई कहता है कि मेरा यहां है, कोई कहता है कि यहां है। तो एक नक्शा के तहत बंटवारा हो जाए, एक नक्शे के तहत बंटवारा हो जाए, नहीं तो जो मजबूत होगा वो रोड की जमीन ले लेता है और जो कमजोर होता है वो उसको पिछवाड़े की जमीन दे देते हैं जहां रास्ता ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार बंटवारा करने के लिए इन्होंने क्या प्रेयर किया था? 116 में पार्टीशन सूट फाइल किया। अब उसके बाद में यहां पे एक्ट का जिक्र है कि 116 मतलब का जो रूल है 109, उसके तहत केस का डिस्पोजल कितने दिनों में होना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर इस केस का डिस्पोजल होना मैंडेट किया गया है, ये मैंने यहां पे लिखा। और स्टेट अपोजिट पार्टीज दे आर वेल अवेयर विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ द पिटिशनर। उसके बाद में भी ये कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं ले रहे हैं, किस बात के लिए? फॉर डिस्पोजल ऑफ केस, फॉर डिस्पोजल ऑफ केस। इसलिए क्या हो, ये ना करने के कारण कि हमारे जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और जो एक्ट ने प्रोवाइड किया है, एक्ट और रूल ने, एक्ट एंड रूल, उसका वायलेशन हो रहा है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट इंटरवेन करे इस मैटर में और हमारे केस जो वहां पे डिसाइड नहीं हो रहे हैं वो उसको डिसाइड करने के लिए डायरेक्शंस इशू करें। अब ये प्रेयर है, प्रेयर का क्लास समझना जरूरी है नए बच्चों के लिए। Wherefore it is most respectfully prayed that this honorable court may kindly be pleased। यह तो कॉमन है, मेन ये है कि इशू अ ऑर्डर और डायरेक्शन
to the opposite party number 1 to decide the division/partition suit। यानी बंटवारे का डिवीजन और पार्टीशन दोनों एक शब्द है, लेकिन चूंकि रेवेन्यू कोड में यही वर्ड यूज है, इसलिए कोशिश आपको करना है कि वही वर्ड यूज करना है जो ऑलरेडी बीआर एक्ट में प्रोवाइड है। कभी कभी बीआर एक्ट में लॉ के लैंग्वेज में कुछ और लिखा रहता है और कॉमनली जो हम लोग कहते हैं वो कुछ अलग होता है। इसलिए कोशिश ये करना है कि एट द टाइम ऑफ द ब्रीफिंग एंड ड्राफ्टिंग आपको क्या करना है, जरा सा बीआर एक्ट को देख लेना है कि बीआर एक्ट में उसका वर्ड क्या है, उसी वर्ड को कन्फाइन करके लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज रजिस्ट्री जो होती है ना पासिंग वाली, उसके भी डिफेक्ट लगाने के चांस बने रहते हैं, मैटर डिफेक्ट में चला जाता है, फिर डिफेक्ट रिमूवल पे बड़ी परेशानी होती है। तो मे यूज द वर्ड प्रॉपरली इंडिकेटेड इन द एक्ट, तो वहां पे डिवीजन का वर्ड लिखा और पार्टीशन का अभी मैं एक्ट शो कर रहा हूं। ये कंप्यूटर केस नंबर है, कंप्यूटराइजेशन का केस हो जाने की वजह से बहुत सारा फायदा हो रहा है कि अथॉरिटी चाहे ऑर्डर वहां से दे चाहे ना दे, हम लोग यहां से नेट के थ्रू से ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर लोड कर लेते हैं। और फाइल्ड हुआ है इस दिनांक को, और ये मैटर है पेंडिंग कहां पे है, अपोजिट पार्टी नंबर 1 के पास। इसको बहुत क्लियर कट में लिखना है। किस और क्या प्रेयर क्या है, स्टिपुलेटेड टाइम एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर, यानी एक समय अवधि ऑनरेबल कोर्ट निस्तारित करें जिसके अंदर वो केस डिसाइड हो, ऐसा टाइम जो ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट। यानी ऑनरेबल कोर्ट को तो आप डायरेक्ट प्रेयर इस तरह की नहीं कर सकते कि नहीं इतना दिन कर दीजिए उतना दिन कर दीजिए, दैट इज द रिक्वेस्ट फॉर्म। वैसे ऑनरेबल कोर्ट एक्ट के हिसाब से और रूल के हिसाब से ऑर्डर करती रहती हैं, पर आपका काम क्या है कि ड्राफ्टिंग में आप प्लीजेंट वर्ड को यूज करेंगे जिससे ऑनरेबल कोर्ट को यह लगे कि द काउंसिल अपियरिंग बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट इज रेस्पेक्टिंग टू द कोर्ट एंड प्रोफेशन आल्सो। तो इसलिए ये वर्ड मैंने लिखा कि स्टिपुलेटेड टाइम, जैसा ऑनरेबल कोर्ट समझे कि इतने दिनों में हमारे केस का निस्तारण हो जाए तो हमारे साथ जस्टिस हो जाएगा, तो ये आपको अपने हिसाब से वर्ड को समझना है। अच्छा, मैं अभी जो जिक्र कर रहा था कि मैंने ये पिटीशन 226 में क्यों फाइल की है, देखिए इसकी वजह से, अदरवाइज सिर्फ इतने की वजह से, जो इतना मेरा प्रेयर है, ये इस प्रेयर की वजह से ये पिटीशन किस में जाती, ये पिटीशन जाती 227 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अगर सिर्फ मैं इतना प्रेयर करता। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेयर को एक्सीड किया इसमें, ये इशू रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमस, द वर्ड मैंडेमस इज यूज, जैसे ही आप मैंडेमस यूज करेंगे तो मैंडेमस किस में प्रोवाइडेड है, 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 226 की पिटीशन अलग कोर्ट में जाती है और 227 की पिटीशन कहां जाती है, वो अलग कोर्ट में जाती है। 227 की पिटीशन अलग जाती है, इसलिए आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, मर्ज करके नहीं कर सकते हैं कि रिट पिटीशन रिट अंडर आर्टिकल या पिटीशन अंडर आर्टिकल 227 रीड विथ कर करके नहीं कर सकते हैं, जैसे सीआरपीसी वगैरह में कर देते हैं कि रिवीजन के केस में 397 एंड 399 ऐसा रीड विथ कर देते हैं। लेकिन यहां पे कई एक ऐसे जजमेंट हैं जिसकी वजह से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश आपको यह करना है कि ड्राफ्टिंग के हिसाब से आपको क्रिस्प ड्राफ्टिंग करनी है। और अगर आप डायरेक्शन के सिवा कुछ और मांग रहे हैं तो यू मस्ट हैव टू फाइल अंडर आर्टिकल 226। अब ये कॉमन पैराग्राफ है, ये इसलिए लिख देते हैं कि एनी अदर ऑर्डर और डायरेक्शन विच दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट एंड प्रॉपर, कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम मांगने कुछ जाते हैं और ऑनरेबल कोर्ट जो है वो
उससे अच्छा और बेहतर देना चाहती है, तो एक स्कोप ये खोले रखना है पिटीशन के ड्राफ्टिंग में कि ऑनरेबल कोर्ट हमारे केस और परिस्थितियों को देखते हुए जो अच्छा लगे वो उस तरह का भी ऑर्डर पास कर दे, यानी जो हमारे तथ्य और परिस्थिति और फैक्ट हैं उस तरह के भी ऑर्डर पास कर दें जो हमारे क्लाइंट के हितकर हो या हित में हो। तो यह पैराग्राफ भी लिखा रहना जरूरी है ताकि एक स्कोप आपके दोनों प्रेयर के बाद भी एक स्कोप फर्दर बना होना चाहिए कि any order or direction which this honorable court may deem fit and proper may also be passed in favor of client या securing the ends of justice। इस पैराग्राफ को लिखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट अगर ये समझे कि हमारे साथ बहुत ग्रेव इनजस्टिस हुआ है तो अपोजिट पार्टी पे क्या करती है, कोर्ट कभी कभी कॉस्ट कर देती है, और अगर कोई कोर्ट ऐसी मिल जाए जो कॉस्ट करे और अगर ये रेमेडी आप नहीं सीख किए होंगे तो कॉस्ट कहां चला जाएगा, वो कॉस्ट चला जाएगा बार में। यानी ऑनरेबल कोर्ट बार में किसके लिए कर देती है, बुक वगैरह देने के लिए। तो अगर ये रेमेडी आप सीख किए रहते हैं तो कुछ कास्ट का पैसा पिटिशनर को भी कभी कभी मिल जाता है। मेरे कई ऐसे केस में हुआ है कि 1.5 लाख रुपए जुर्माना जो है स्टेट से रिकवर किया है और वो जजमेंट रिपोर्टेड भी है अथॉरिटीज का, ऑनरेबल कोर्ट का वो जजमेंट रिपोर्टेड भी है। अब यहां से एनेक्सर शुरू है, एनेक्सर सर्टिफाइड कॉपी होती है तो एक पेज हम अलग से लगा करके यहाँ पे एनेक्सर नंबर लिख देते हैं। इसको हम अपने लीगल लैंग्वेज की जबान में बोलते हैं एनेक्सर स्लिप। ये जो मुंशी जी लोग कहते हैं ना, एनेक्सर स्लिप इसको बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद में ये हमारा सूट है, सूट सर्टिफाइड कॉपी है। अभी हम रिमार्क ऑर्डर की बात कर रहे थे वज्र जी, अंडरस्टैंड रिमार्क ऑर्डर क्या है। रिमार्क ऑर्डर पे हम डिस्कस कर रहे थे। यह है रिमार्क ऑर्डर जो है वो यहां पे देखिए, ये इसको ध्यान दीजिए। वाद दर्ज कर पक्षों को सम्मन जारी हो, पत्रावली दिनांक 5/9/2022 को पेश हो। तो ये क्या हो गया, ये रिमार्क ऑर्डर है उसी एप्लीकेशन पे, इसी का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। अब ये यहाँ पे जो सूट फाइल हुई है 116 में, वो 116 की सूट इस पे जो फाइल हुई थी वो यहाँ पे नाम और नंबर मेंशन है। ये यहाँ पे पार्टी नेम लिखना है और ये यहाँ पे 116 का सूट है। 116 के सूट को तो हमने डिस्कस कर दिया। अगर आप ट्रायल कोर्ट में हो और किस तरीके से फाइल करना चाहते हैं तो आप इस तरीकों को भी देख लीजिए, आपके पास एक नमूना मिल जाएगा सूट फाइल करने के लिए। ये प्लीडिंग है और इस प्लीडिंग के हिसाब से आप फाइल कर सकते हैं, है ना, कि किस किस हिसाब से सूट फाइल होगा, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। इसके बाद ये भी कई एक चीजें हैं, सूट फाइल करने का जो ग्राउंड है वो इसके रीजंस इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको डिटेल देख लीजिए। अब ये ऑर्डर शीट है, जो ऑर्डर शीट हम दिखाना चाह रहे थे वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर शीट में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए टाइप कॉपी लगाई है क्योंकि ऑर्डर शीट मिल नहीं पाई थी और देते नहीं है ज्यादातर। ये टाइप कॉपी ऑफ ऑर्डर शीट 5/9 को केस लगा था, क्या हुआ, सामान तिथि 10/10 को लगा सामान तिथि, और 24/10 को सामान तिथि, 12/12 को सामान तिथि। उसके बाद में हमारे क्लाइंट का एलिगेशन है कि फाइल कहां नहीं पहुंच पाई, कोर्ट में आई ही नहीं, यानी कंसर्न क्लर्क ने फाइल कोड भेजी ही नहीं, फाइल कोड नहीं भेजे। इसलिए हमारे क्लाइंट को लखनऊ तक का सफर करना पड़ा, लखनऊ हाई कोर्ट तक का। तो और जबकि रूल 109 में अभी मैंने बताया कि रूल 109 के सब रूल 10
में ये प्रोवाइड है कि कितने दिनों में डिसाइड होना चाहिए और प्रेस्क्राइब पीरियड कितना है, 6 मंथ। 6 मंथ में, लेकिन ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक 6 मंथ यहीं पूरा हो गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद में यहां पे खेतौनी है, खेतौनी में जरा सा लगा रहता है तो ओनरशिप डिक्लेयर करने में थोड़ी आसानी होती है। तो हमारे क्लाइंट ने जो फाइल किया था वो लोकुश नाम है, उसका ओनरशिप यहां पे मौजूद है। अब उसके बाद में ये एफिडेविट है। एफिडेविट के प्रोफार्मे पे आपको ऑलरेडी समझना है। एफिडेविट में पूरा डिटेल होना चाहिए, नाम, एड्रेस और एज के साथ साथ में क्रिस्ट एड्रेस होना चाहिए, ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में या पैन में या डीएल में एड्रेस कुछ छूट जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि मतलब मोहल्ला है तो मोहल्ला, और उसके साथ में अगर गांव है तो उसके साथ में पोस्ट ऑफिस का जिक्र करना चाहिए और पुलिस स्टेशन का भी जिक्र करना चाहिए। और रेवेन्यू का मामला है तो तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है, ताकि किसी मामले में अगर सर्विस ऑफ नोटिस किसी अथॉरिटी को करना हो या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या इधर उधर आप शिकायत कर रहे हैं तो वो नोटिस आसानी से पहुंच सके। ये फोटो वेरिफिकेशन है जो हाई कोर्ट के गेट नंबर 6 पे होता है, ये टिकट है। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है एफिडेविट का फॉर्मेट, लोकुश, फादर का नाम, उसके बाद एज और एड्रेस कंप्लीट जो पोस्टल एड्रेस में हो। जैसे हम यहाँ पे रामलीला मैदान लिख दिए और उसके बाद पचपड़वा लिखे, रूरल लिखे, परगना तहसील लिखे, डिस्ट्रिक्ट लिखे। अच्छा, एक जियो के तहत, सर्कुलर के तहत रिलीजन भी लिखना है, प्रोफेशन भी लिखना है और एजुकेशन लिखना है। अब ये कॉमन पैराग्राफ है कि पिटिशनर ने क्या किया। पिटिशनर जो है वो सारे तथ्य और परिस्थितियों से वाकिफ हैं, ये पैराग्राफ और आईडी प्रूफ लगा देना है और फोटो वेरिफिकेशन जो आपने खिंचा है वो यहाँ पे एनेक्स कर दिए हैं, पेस्टेड है यहाँ पे। अब उसके बाद में यह है कि डेपोनेंट को क्या करना है, जो पैराग्राफ समझा वो लिखना जरूरी है। ये जो एफिडेविट में तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं हाई कोर्ट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि 3 चीजें यहाँ पे जिक्र होती है। एक तो ये होता है कि फैक्ट को वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई। उसके बाद रिकॉर्ड को वेरीफाई करना होता है, रिकॉर्ड वेरीफाई। उसके बाद में जो पैराग्राफ है लीगल का, उसको क्या करना, वेरीफाई करना होता है। तो अब यहां पे क्या लिखते हैं कि 1 2 3 5 इतना 11 तक क्या है, ये ट्रू टू पर्सनल नॉलेज है, यानी क्लाइंट को स्वयं उसकी जानकारी है और उसका अपना पर्सनल नॉलेज है। उसके बाद में ये पैराग्राफ 4, 7 और 12 जो है ये क्या है, बेस ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के आधार पे वो है। और उसके बाद में ये पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ 13 एंड 14 आर ट्रू टू लीगल एडवाइस है। तो ये तीनों चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, फैक्ट, रिकॉर्ड, लीगल एडवाइस। ये मेंशनिंग अगर नहीं होती है तो किसी किसी मामले में जो ऑनरेबल कोर्ट होती है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट रूल में जो एफिडेविट का प्रोफार्मा है उसको देखते हुए पिटीशन को रिजेक्शन की तरफ भी जा सकती है। इसलिए एफिडेविट में फैक्ट, रिकॉर्ड और लीगल एडवाइस को अलग अलग वेरीफाई करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एनेक्सर्स कितने लगाए हैं, अगर एनेक्सर काउंट करके यहां लिखना चाहें कि एनेक्सर 1 2 3 जैसे हमारे केस में है 1 2 3, या एनेक्सर्स लिख दें तो भी चलेगा। और यह है कि उसके फोटो, अगर उसकी फोटोकॉपी लगाते हैं कुछ एनेक्सर के तो उसके ओरिजिनल से कंपेयर करने की बात लिखिए, अगर ओरिजिनल लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कॉमनली ऐसे पैराग्राफ हम लिखे रहते हैं, लेकिन ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल के से
फोटोकॉपी को कंपेयर करना, ये क्लाइंट का काम है और काउंसिल का भी काम है। और काउंसिल के साथ काउंसिल यहाँ पे उनको, ये क्लाइंट खुद वेरिफिकेशन दे रहा है कि जो पैराग्राफ यहां से कहा उसने 1, 2, 3 और इसके बाद 4, अब ये क्या कह रहा है कि पैराग्राफ I named above do here verify content of one paragraph and 1 to 4 are true to my personal knowledge and nothing material has been cancelled। तो ये इंपॉर्टेंट है लिखना। उसके बाद में ये क्लाइंट वेरीफाई तो यहां कर दिया, अब काउंसिल को भी दोबारा वेरीफाई करना होगा। यानी एक पैराग्राफ, यानी मॉकटिल तो करेगा ही, मॉकटिल का करना वेरीफाई तो वो करेगा, लेकिन काउंसिल को भी वेरीफाई करना है। ये आई आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द डेपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। देखिए बेसिस ऑफ रिकॉर्ड इसलिए लिखते हैं कि कभी कभी केस फ्रॉडुलेंट हो जाता है, कि गलत आदमी आ जाता है आपके पास, तो पर्सनल कभी भी किसी को वेरीफाई नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे जानते ना हो। तो हम क्या करते हैं, वो उसको बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं एंड साइन बिफोर में, ये वर्ड यूज करते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और ये काउंसिल का सिग्नेचर होगा जो वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई करने वाले काउंसिल ने कितने बजे किया है और किस डेट को किया है, कितने बजे किया है, और उसके बाद में आइडेंटिफाइड करने वाले काउंसिल का नाम, रजिस्ट्रेशन और एड्रेस और चैम्बर नंबर के साथ साथ मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखना जरूरी है। अब टेक्निकल आ गया है तो मैंने ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया है। ये उसके बाद में ये देखिए दो लोगों ने वेरीफाई किया। पहले वेरिफिकेशन जो किया वो क्लाइंट ने किया, दूसरे पे वेरिफिकेशन कौन कर रहा है, काउंसिल के थ्रू हुआ। और अब एक और ऑप्शन देखिए, तीसरे पे वेरिफिकेशन कौन कर रहा है, I have satisfied myself by examining the deponent understand about the content of the affidavit which have been read out and explained by me to him। यानी ये कौन कहा, ओथ कमिश्नर ने। ठीक है, तो इस तरीके से 3 लोगों के थ्रू जो है ये फैक्ट वेरीफाई हुआ, ओथ कमिश्नर है ना, ओथ कमिश्नर। तो इस बात का जरूरी तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि फैक्ट वगैरह बहुत सही हो। आईडी ऑलरेडी लगानी रहती है, आईडी लग गई। और अब ये हो गया पिटिशन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। अब आते हैं हम एक्ट और रूल को भी बेसिकली हमने एग्जामिन कर लिया है, लेकिन अगर चाहें तो पार्टीशन सूट का जो सेक्शन है उसको हम डिस्कस कर लें 1 मिनट में। यह है यूपी रेवेन्यू कोड रूल, रेवेन्यू कोड एक्ट 2006। अब इसमें पार्टीशन जो है वो 116 में है। ये पार्टीशन सूट जो है, सूट फॉर डिवीजन ऑफ होल्डिंग, मैंने वहां पे डिस्कस ये किया था प्रेयर में कि मैंने डिवीजन क्यों लिखा है। इसलिए लिखा था कि यहां पे वर्ड डिवीजन लिखा हुआ है, तो मैंने उस वर्ड को डिवीजन में ही लिखा था। अब भूमधर्म में सू द डिवीजन ऑफ होल्डिंग विच इज अ कोशेयर। तो इस हिसाब से जो सूट फाइल होगी, और जो मैंने ये कहा था कि मैंडेटरी है गांव सभा को पार्टी बनाना, वो इसी में है। 1 सूट में बी इंस्टीट्यूटेड फॉर डिवीजन ऑफ मोर देन 1 वेयर ग्राम पंचायत आर ज्वाइंटली इंटरेस्टेड इन ऑल द पार्टीज टू द सूट अदर दैट द ईच ऑफ होल्डिंग। तो गांव सभा को पार्टी बनाना मैंडेट है और बनाते रहना चाहिए। एवरी सूट अंडर दिस सेक्शन ग्राम पंचायत कंसर्न शैल मेड अ पार्टी, यहां पे एकदम क्लियर कर दिया है एक्ट ने ही।
कि जो गांव सभा होगी उसको पार्टी बनाना क्या होगा, मैंडेट होगा। और बाकी इस सूट को आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या पर्पस है और पार्टीशन किस किस तरीके से किस किस नेचर में अप्लाई करेगा। तो पार्टीशन सूट जो जाएगी वो 116 में जाएगी। अब हम इसके ये तो फाइलिंग के प्रोसीजर हो गए कि फाइल किस सेक्शन में होगी, है ना, फाइल जो होगी वो किस सेक्शन में होगी। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं रूल पे। देखिए ये है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016। अब रेवेन्यू कोड 2016 का हम 109 पढ़ते हैं, ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है, बस जो जिस्ट है पार्टीशन से रिलेटेड हम उसी को पढ़ रहे हैं। वैसे 108 भी कहता है कि सूट फॉर डिवीजन फॉर सेवरल होल्डिंग सेक्शन 1116 जो वहां नीचे कहा गया है, और 107 भी है उसको, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 109 है। क्या कहा कि इफ प्लेंट रेफर टू रूल 107, रूल 108 is an order, it shall be registered as a suit for the defendant shall be called upon to file their written statement। अगर कोई सूट फाइल होती है तो उसमें रिस्पोंडेंट को बुलाया जाएगा और उनको नोटिस दी जाएगी, और आगे क्या क्या कि द सूट शैल देन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। यानी जो एसडीएम के यहां सूट होगी उस पे सीपीसी के तहत कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई होगी वो सीपीसी के तहत होगी। अब यह है कि डिटरमाइन करना है कोशियर को और रिकॉर्ड करना है एनी आपको शेयर होल्डर को या रिमेन को या ज्वाइंट को, एवेल्युएशन करनी है, आगे पीछे प्लाट को करना, ये बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। लेखपाल वगैरह के रिपोर्ट से भी रिलेटेड है और रिलेट भी करता है उसको। देखिए जो बेसिक चीज है वो हम आते हैं कि उसमें टाइमिंग कितनी होनी चाहिए सूट के डिस्पोजल पे। तो जो 109 है रूल 109 का जो 10 कह रहा है आपके सामने ये आ गया, ये द सब डिविजनल ऑफिसर शैल मेक एन एंडिवर टू डिसाइड द सूट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months एंड इफ द सूट इज नॉट डिसाइडेड विद इन सच पीरियड द रीजन शैल बी रिकॉर्डेड। यानी यहां पे जो टाइम पीरियड है वो 6 month है, और अगर बियॉन्ड 6 month डिसाइड करते हैं तो क्या करना है, उनको रीजन असाइन करना है, उनको रीजन असाइन करना है। अब देखिए ये तो हो गई कि एक्ट में ये प्रोवाइड, एक्ट में फाइलिंग हो गई 116 में, और रूल में 109 के सब रूल 10 में इसका डिसाइड होने का पीरियड डिफाइन किया गया 6 month। अब हम आते हैं कि जो पिटिशनर ने पिटिशन फाइल की उसके ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर के बारे में। अब देखिए ये नेचुरल साइटेशन है, अगर आप किसी केस में देना चाहें तो इसके हिसाब से साइटेशन के तौर पे इस ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। अब यहां पे कोर्ट नंबर है, केस किस तरह का जाएगा, यानी जब आप अपने पिटिशन पे लिखेंगे तो बहुत तरीके की रिट का नाम आता है, रिट ए, रिट बी, रिट सी, और क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटिशन, क्रिमिनल मैट्रिमोनियल, बहुत सारे तरह के हैं। अब आपको यह समझना है कि अगर पार्टीशन के सूट को डायरेक्शन कराना है तो आपको किस में पिटिशन फाइल करनी होगी, रिट सी में। और अगर सिंगल प्रेयर करना है 227 वाली तो ये किस में जाएगी, मैटर अंडर आर्टिकल 227 की, यानी उसका नेचर तब ये होगा।
लेकिन इस पे हम दूसरे केस में डिस्कस कर लेंगे। और ये काउंसिल का नेम है सज्जाद हुसैन और पार्टी यहाँ पे जिस्ट है उसका, और गांव सभा के काउंसिल का भी नेम है, ऑनरेबल कोर्ट का है। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर परपोज बाय दिस कोर्ट, तो इशू नोटिस जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट को करना था, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इसमें इशू नोटिस करने की कोई आवश्यकता बाई कोर्ट नहीं है। अब इस पिटीशन को क्यों फाइल किया था, ये जस्ट नोट किया गया है ऑनरेबल कोर्ट के जरिए से कि ये पिटीशन वहां पे 116 में अपोजिट पार्टी नंबर 1 के यहाँ यूपी रेवेन्यू कोर्ट के हिसाब से पेंडिंग है अपोजिट पार्टी नंबर 1 के पास। तो इसी में हम एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए उसी केस के लिए आए हैं जो वहां पे पेंडिंग है। और मतलब काउंसिल का जो कंटेंशन था, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड किया कि रूल 109 का सब रूल 10 क्या कहता है, जो यूपी रेवेन्यू कोड रूल 2016 है, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो टाइम फ्रेम पीरियड है वो 6 मंथ है, और ये केस पेंडिंग है अगस्त 22 से, और अगस्त 22 से पेंडिंग होने की वजह से पिटिशनर जो है हार्डशिप जो है फेस कर रहा है और बड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहा है। इसलिए इसीलिए इस ऑनरेबल कोर्ट का इंटेलिजेंस सीक कर रहा है। तो ये ऑनरेबल कोर्ट ने नोट किया, और लर्नड स्टैंडिंग काउंसिल ने, क्योंकि एक्ट में प्रोवाइडेड है, तो एक्सपेडाइट करने पे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अगर केस डायरेक्शन के लिए है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर, अब ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, कंसीडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दिस कोर्ट केस, this court is of opinion that no great gainful purpose would be served in keeping of the aforesaid petition pending. Rather, ends of justice can be served by directing the respondent number 1 subdivisional magistrate Tehsil Tulsipur district Balrampur to consider and decide the pending proceeding before pending केस नंबर इतना मोस्ट एक्सपीडियसली आफ्टर फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ द पार्टीज, और कोई भी अर्जेंटमेंट जो है किसी भी पार्टीज को ना दी जाए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ दिस कोर्ट इज प्लेस्ड बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न इफ पॉसिबल एंड देयर इज नो इलीगल इम्पीडिमेंट। यानी ऑनरेबल कोर्ट ने भी इनको 6 मंथ के लिए डायरेक्शन कर दिया। अब क्या है कि पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू फाइल एन एफिडेविट बिफोर द अथॉरिटी कंसर्न, दे वुड अपीयर ईच एंड एवरी डेट एंड दे मे नॉट टेक अर्जमेंट इन एनी मैनर। कि ये पिटिशनर को भी एक ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने किया कि पिटिशनर भी लगातार वहां पे हाजिर हो, ताकि टाइम बाउंड जो है ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिसाइड हो जाए। और इट इज मेड क्लियर, ये ऑनरेबल कोर्ट का एक अलग से व्यू है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट पे डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि कौन सी चीजें क्या है। मेरिट पे डिसाइड करने के लिए ट्रायल कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया गया, और ये ऑर्डर डेट है 24/7/2023 को। तो हमने आज जो डिस्कस किया है वो पार्टीशन सूट यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के अंदर किया है, और उसका हमने जो यूपी रेवेन्यू कोड रूल 2016 उसका रूल 109 का सब रूल 10, जिसमें मैंडेट किया है कि 6 मंथ के अंदर ये डिसाइड किया जाए कि जो फाइलिंग है वो डिसाइड करने की पीरियड थी, और अगर डिस्पोजल विद इन अ टाइम फ्रेम पीरियड में नहीं है तो आप ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर डायरेक्शन प्रॉपरली सीक कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के हमने आज ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के सीरीज में ये बात बताने की कोशिश की है।
उम्मीद है कि आप पार्टीशन सूट को कैसे ड्राफ्ट करेंगे और पार्टीशन सूट में कैसे प्रिलिमिनरी डिग्री बनेगी, और उसके बाद अगर टाइम बाउंड मैनर में जैसा एक्ट और रूल कहता है अगर डिसाइड नहीं होता है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर अंडर आर्टिकल 227 में डायरेक्शन सीख कर सकते हैं, और अथॉरिटीज से अगर ज्यादा एग्रीव्ड है तो आप 226 की पिटीशन में डायरेक्शन के साथ साथ फर्दर प्रेयर भी सीख कर सकते हैं और रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि ड्राफ्टिंग की सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और अगर ये सीरीज पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।